इस बात को कि 16वें वर्ग के तत्वों के गुण क्या होते हैं। अब क्योंकि 16वें वर्ग के तत्वों को स्टार्ट करें ढूंढना तो उसमें से पहला एलिमेंट हमको मिल जाता है ऑक्सीजन। हालांकि अन्य एलिमेंट भी हैं, लेकिन क्योंकि पहला ऑक्सीजन एलिमेंट है, हम इसके अन्य एलिमेंट्स को कहते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। तो देखो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं यहां। या आपसे कह देता है वर्ग संख्या 16 के तत्व, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 16 के तत्व। आपसे 16 वर्ग के तत्वों को नहीं बोलता तो आपको ऐसा बोल सकता है कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व, सेम चीज है। या ऐसा भी बोल सकता है कैल्कोजन एलिमेंट। कैल्कोजन को कहीं कहीं चैल्कोजन लिखा हुआ है, आप उससे परेशान ना हो कि सर जी हमने तो कैल्कोजन लिखा था और इसका जबकि नाम तो चैल्कोजन होता है, तो दोनों चीजें सेम है। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ग 16 ऑक्सीजन परिवार या कैल्कोजन एलिमेंट्स हैं कौन कौन से अपने यहां। तो वर्ग 16 परिवार का सबसे पहला सदस्य ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, दूसरा है सल्फर परमाणु क्रमांक 16, तीसरा है सेलेनियम परमाणु क्रमांक 34, टेल्यूरियम परमाणु क्रमांक 52 और लास्ट में आता है पोलोनियम परमाणु क्रमांक 84। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो पोलोनियम एलिमेंट है ये बहुत ही जहरीला एलिमेंट है, अब तक के सबसे प्रबल जहर या विषैले पदार्थों में से एक पोलोनियम। मात्र कुछ ग्राम पोलोनियम पूरी दुनिया के जीवधारियों को समाप्त कर सकता है, तो बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ है। तो पोलोनियम में थोड़ा इस बात को इंफॉर्मेशन में अपनी रखेंगे। सबसे पहला काम है बाकी चीजों को पढ़ें उससे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आ जानी चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए बेटा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अगर दिखाऊं 1s2 2s2 2p4, यहां कॉमा नहीं लगाते हैं। सेकंड से सेकंड सेवल पे गए तो कॉमा का यूज मत करना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मुझे 16 इलेक्ट्रॉन वाले का दिखाना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 16 इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिए मैंने, 2 2 4 6 10 2 12 4 16। अभी क्या करेंगे कि हम अपना और आपका दोनों का टाइम बचाएंगे। बेटा जरा चेक करो, जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया इसके लास्ट सेल पे था 2s2 2p4। जब मैंने सल्फर को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लाए हमने देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p4। क्या बोलते हो 34 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो लास्ट में 4s2 और बेटा लास्ट में आएगा 4p4। प्रॉब्लम तो नहीं है इससे। अभी नेक्स्ट नंबर एलिमेंट की बात करेंगे बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5s2 और बेटा 5p4। अन्य एलिमेंट्स को चलेंगे 84 पोलोनियम का करेंगे तो बेटा 6s2 6p4। जैसा ही बच्चों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो मैं एक बात और इसी में से बताता हूं, इसका अर्थ क्या है। दूसरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने का अर्थ है परमाणु का ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर कितनी क्लासें बनी हैं? 2 कक्षाएं बनी हैं। वैसे क्लास को पूरा बनाना चाहिए लेकिन मैंने एक साइड बनाया है, आप इससे भी समझ जाओगे। बेटा इसमें से नाभिक की पॉजिटिव पार्ट है। नाभिक के चारों कितनी क्लासें हैं? 3 कक्षाएं हैं। इसको गिनेंगे तो नाभिक और नाभिक के चारों 1 2 3 4। इस पे चेक करेंगे तो बेटा नाभिक के चारों 1 2 3 4 5। अब बेटा छठवें वाले का नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कॉपी पर भी नहीं बना के मत बनाना, 2-4 का दिखा दिया ना, देखने वाला भी जानता है कि नेक्स्ट वाले पर क्या होने वाला है और हमको यही बताना है कि नेक्स्ट वाले पर क्या होने वाला है। कितनी क्लासें बनाएंगे नाभिक के चारों? 6। अभी सबसे पहली बात करेंगे, ये तो क्लासों का भी अरेंजमेंट बाद में। सबसे पहली चीज हम इन सभी एलिमेंट को ऑक्सीजन परिवार के तत्व क्यों कहते हैं इसका रीजन देना होगा। क्या बताओगे? क्योंकि इस परिवार में से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो भी भौतिक और रासायनिक गुण हैं उस परिवार के शेष सदस्यों के भौतिक और रासायनिक गुण भी लगभग वही है जो ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का गुण पढ़ लिया तो इस परिवार के शेष तत्वों के भी गुण लगभग हमें क्या हो गए? आ गए। क्योंकि ऑक्सीजन के गुण से ही शेष के तत्व के पता चलते हैं। ऑक्सीजन का परिवार हम कहने लगे।
कि ऑक्सीजन इस परिवार का सबसे मेन एलिमेंट हो गया। अगर उसके गुणों को जान लिया तो अदर एलिमेंट्स के गुणों को भी आप क्या कर लोगे, जान लोगे। तो इसलिए हमने इसको ऑक्सीजन परिवार नाम दे दिया। ऑक्सीजन का परिवार क्यों कहा गया? पहला तो पहला सदस्य इस परिवार का, दूसरा इस परिवार के शेष सदस्यों के गुण ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं। वहां ऑक्सीजन पर वर्ग 16 क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स का वर्ग संख्या निकालूं तो वर्ग संख्या पी ब्लॉक के लिए क्या होती है, वर्ग संख्या का फॉर्मूला मैं बताता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वर्ग संख्या का फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर का 10 प्लस एस प्लस पी। ये ग्रुप संख्या का फॉर्मूला है। अब कैसे निकालेंगे? तो बेटा 10 लिख देंगे, पूछेगा एस, तो बेटा आउटर मोस्ट शेल पे चलो, एस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, पी पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, और टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 16। इसलिए वर्ग संख्या 16 के तत्व भी हम इसको कहने लगे। फिर दोबारा से याद रखना, पी ब्लॉक के एलिमेंट की वर्ग संख्या निकालने का सूत्र समझ गए क्या है, 10 प्लस एस प्लस पी। 10 अपने मन से ऐड कर देना है, एस का मतलब होता है एस उपकोष में, आउटर मोस्ट सेल के एस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो रख देने हैं। मैंने आउटर मोस्ट सेल में देखा एस पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 2 रख दिया, और आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन थे तो वो 4 रख दिए। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये नहीं रखने थे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रखने थे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वर्ग संख्या 16 कहां से आ गई, जान गए? क्योंकि ये सभी तत्वों का वर्ग संख्या निकालोगे 16 आ गया, इसलिए हमने इसको वर्ग 16 के तत्व कह दिया। लेकिन कैलकुलेशन कहना थोड़ा सा अलग रहा। हम आपको अयस्क जानते हो किसको कहते हैं? मैं बताता हूं अयस्क क्या होता है। अयस्क क्या होता है? कोई भी धातु या अधातु पदार्थ, जनरली मैं मेटल्स की बात कर लेता हूं, कोई भी धातु पदार्थ हमें कभी शुद्ध नहीं मिलती है, हमेशा अशुद्ध रूप में होती है। अभी आप बात करोगे धातु, सर आप लोगों के यहां साइकिल का कुछ पार्ट मेटल से बना है, जब लोहा पहली बार पाया गया होगा क्या ऐसी साइकिल निकल के आ गई होगी? नहीं, कच्चा लोहा मिला होगा, जंग के जैसा लगता है, मिट्टी के टुकड़े जैसा होता है, तेजी से दबा दोगे तो फूट जाएगा, ऐसा होता है लोहा। लेकिन फिर उस लोहे को हमने प्योर करते हुए स्ट्रॉन्ग लोहा बनाकर तैयार किया। तो वो जो शुरुआत में हमें लोहा मिला था पृथ्वी के अंदर से, अशुद्ध लोहा मिला था, जिसका एक और नाम था कच्चा लोहा, वो कच्चा लोहा का जिस रूप में होता है हम उसको कहते हैं अयस्क। मैंने क्या देखे, लोहे का अयस्क मुझे याद है, एक लोहे का अयस्क है FeS2, आयरन पायराइड कहते हैं। जब अयस्क को बनाने में यूज देखा गया, लोहे का अयस्क था लेकिन इसके साथ कौन पाया गया, सल्फर। मैंने कहा ठीक है शायद पहली बार ऐसा हो। फिर मैंने कॉपर पायराइड नाम का अयस्क देखा, CuFeS2, इसमें भी कॉपर लोहा मेटल था लेकिन क्या पाया गया साथ में। फिर मैंने एक और देखा कॉपर का अयस्क Cu2O, इसमें कॉपर के साथ कौन पाया गया, ऑक्सीजन। फिर मैंने लोहे के ऑक्साइड चेक करने स्टार्ट किए, Fe2O3 इंटू सम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मैं क्या देखता हूं, जितने भी लगभग अधिकांश अयस्क मिलते हैं उन अयस्क में या तो ऑक्सीजन होता है या तो सल्फर होता है। आपको पता है अयस्क को अगर लैटिन लैंग्वेज पे देखा जाए तो कैल्को बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, अयस्क का नाम क्या, अयस्क को लैटिन लैंग्वेज पे क्या बोलेंगे, कैल्को। इनको कैल्कोजेन क्यों बोला, किसको, ऑक्सीजन और सल्फर, इस परिवार के एलिमेंट्स के, क्योंकि यही एलिमेंट अयस्क का निर्माण करते हैं। देखा, जितने भी अयस्क का निर्माण हुआ सभी सल्फर ऑक्सीजन से हुआ। तो सल्फर और ऑक्सीजन अयस्क का क्या करते हैं, निर्माण। तो कैल्को का मतलब अयस्क और जिन का मतलब बनाने वाले। ये वे एलिमेंट हैं जो किसको बनाकर तैयार करते हैं, अयस्क का निर्माण करते हैं या अयस्क में पाए जाते हैं। इसलिए इनका नाम रखा गया कैल्कोजेन। कैल्को का मतलब है अयस्क, जेन का मतलब बनाने वाले। और मैं जानता हूं अधिकांश अयस्क किसके बने होते हैं, या तो ऑक्साइड के या तो सल्फाइड के। अर्थात अधिकांश अयस्क में क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर पाया जाता है इसलिए हमने इन एलिमेंट्स का एक और नाम रखा है कैल्कोजेन। तो यार मैं पूछ रहा था कैल्कोजेन वाली बात समझ में आई आप लोगों को? कैल्कोजेन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे एलिमेंट हैं जो अधिकांश अयस्क का निर्माण करते हैं। क्योंकि अयस्क को हम क्या बोलते हैं, कैल्को, और ये एलिमेंट अयस्क का निर्माण करते हैं इसलिए हमने इनका नाम रख दिया कैल्कोजेन। तो मैं उसका रीजन भी यहां लिखूंगा, कैल्कोजेन इसको क्यों कहते हैं, लिखेंगे ऑक्सीजन
तथा सल्फर अधिकांश अयस्कों का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। अतः अयस्कों के निर्माण के कारण इस परिवार के तत्वों को कैल्कोजन ते हैं। और इसमें से वो वाली बात भी लिख देते हैं, कैल्को और जेन का अर्थ क्या है। तो बेटा अगर आपसे कैल्को पूछ लेता है क्या है, तो कैल्को का अर्थ होता है अयस्क, और बेटा जेन का मतलब होता है निर्माण करने वाली। हाँ, जनरेट से बना है। तो इस बात को बेटा हमें काफी ध्यान से याद रखना है कि इसको भूले नहीं कि अधिकांश अयस्कों का निर्माण ऑक्सीजन सल्फर करता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन सल्फर से ही अयस्कों का निर्माण होता है, क्योंकि अयस्कों को कैल्को कहते हैं और जेन का मतलब होता है निर्माण करने वाले। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये अयस्कों का निर्माण करने वाले हैं, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया कैल्कोजन। अभी कैल्कोजन के बाद आता है, कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इस बात को भी चेक करेंगे। लिखेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेटा देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हम तो आप ही से पूछ लेते हैं। देखो कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 हुआ लास्ट सेल का, इसका लास्ट सेल का क्या हुआ 3s2 3p4, इसका 4s2 4p4, ऐसा चलता गया आगे 6 7 8 9 10 ऐसे आता जाएगा। जनरल अगर निकालना है तो मुझे क्लास की जगह पर क्या लिख देना चाहिए, n। दूसरी कक्षा पे था 2 लिख दिया, तीसरी कक्षा पे तो 3 लिख दिया। तो मुझे क्या मान लेना चाहिए, nवीं क्लास तक अगर चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, NS2 NP4। तो मैं इसको लिख दूं NS2 NP4 होता है। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड कुछ चीज हो गई। अभी नेक्स्ट नंबर पे इसके कुछ गुणों को भी पढ़ते हैं। अगर गुणों को मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, सबसे पहला गुण आता है परमाणु की त्रिज्या। बेटा अगर आपसे कभी परमाणु की त्रिज्या के विषय में पूछता है किसी एलिमेंट की, या आपसे कह देता है परमाणु का आकार, या कोई व्यक्ति परमाणु आकार नहीं कहता है, तो इसी चीज को एक और नए शब्द से बोल सकता है, परमाणु आयतन। जब भी कभी परमाणु त्रिज्या, परमाणु का आकार, परमाणु के आयतन की बात होती है, सेम एक ही बात बतानी है। अभी ध्यान से देखते हैं इसको कैसे। बेटा इसमें नाभिक के चारों ओर 2 क्लासें थी, तो परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या इतनी थी। यहां पर 3 क्लासेस हो गई तो परमाणु की त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ गई, 4 क्लास हो गई और त्रिज्या बढ़ गई, 5 क्लास हो गई और त्रिज्या बढ़ गई, और बेटा 6वीं क्लास होती है तो त्रिज्या कैसी बढ़ जाती है, और भी अधिक। क्या सोचते हो, इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हर बार मैंने चेक किया है एक एक्स्ट्रा क्लास बढ़ जाती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाती है, वृद्धि।
अब भी बेटा सोचने वाली बात है, अगर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लास 10th पे आप लोग को फिगर बनाने के लिए देता था, कहता था गोले का फिगर बनाओ या वृत्त का फिगर बनाओ, तो आप क्या करते थे, त्रिज्या कम लेते थे तो छोटा फिगर बनता था, त्रिज्या बड़ी कर लेते थे तो गोला भी कैसा बन जाता था, बड़ा। तो अगर त्रिज्या की बात होगी तो त्रिज्या पर ही आकार डिपेंड करता है, त्रिज्या बड़ी आकार बड़ा। और बेटा अगर आकार बड़ा है तो आयतन भी तो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बेटा रेडियस बड़ी हो गई तो आयतन भी कैसा होगा, बड़ा। इसलिए आयतन, आकार, त्रिज्या सेम चीज है। लेकिन मुझे तो यहां कारण बताते हुए लिखना होगा। क्या हम लिखेंगे, देखो लिखेंगे इस परिवार में ऊपर से नीचे आने पर प्रत्येक अगले परमाणु में, प्रत्येक अगले परमाणु में अतिरिक्त कक्षा या अतिरिक्त कोष आप लिख सकते हो, अतिरिक्त कोष क्रमिक रूप से बढ़ जाता है। अतिरिक्त कोष का मतलब समझ रहे हो ना, अतिरिक्त कक्षा क्रमिक रूप से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोष क्रमिक रूप से बढ़ जाती है, अतिरिक्त कोष क्रमिक रूप से बढ़ जाती है। अतः परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि हमें एक साथ सबका लिख के दिखा दीजिए कि परमाणु की त्रिज्या किसकी बड़ी थी किसकी कम थी, बिल्कुल आसान है। मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस सबसे कम मानूंगा, अतिरिक्त सेल बढ़ गई इसलिए सल्फर का परमाणु आकार बढ़ गया, उससे भी आकार बढ़ गया सेलेनियम का, उससे भी बढ़ गया आकार टेल्यूरियम का, और बेटा उससे भी बड़े आकार का था पोलोनियम। तो अगर हमसे कहेगा सर जी अरेंजमेंट बता दीजिए आकार का परमाणुओं को, तो अरेंजमेंट भी बता देंगे कि अरेंजमेंट उसका क्या है, किस तत्व के परमाणु की त्रिज्या कम है और किस तत्व के परमाणु की त्रिज्या कैसी है, अधिक है, इस बात का भी पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं एक और, क्या पढ़ता है, परमाणु की अवस्था। कि कौन सा परमाणु किस अवस्था में होता है। तो बेटा मैं आसानी से, ऑक्सीजन किस अवस्था में रहता है, गैस। तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर मैं ऑक्सीजन को चेक करता हूं तो ऑक्सीजन की अवस्था क्या है, गैस। और जबकि इस परिवार के शेष एलिमेंट्स की मैं बात करूं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे ठोस पदार्थ हैं। तो ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, गैस। और इस परिवार के अन्य एलिमेंट की बात करता हूं, गैस है। जबकि इस परिवार के शेष सदस्य बेटा शेष सदस्य में आया कौन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब कैसे हैं, सॉलिड है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे तो हम आपको बताएं, ऑक्सीजन का तो सभी जानते थे, सल्फर को गंधक कहते हैं, अगर आप मार्केट वगैरह में जाओ तो शायद किसी किसी काम के लिए गंधक का यूज आता है, सॉलिड मिलेगा। बाकी बेटा सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तो अपने यहाँ मिलता नहीं जल्दी से कभी, तो हम लोग उसको जान भी नहीं पाते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन केवल गैस इस फैमिली में से, अन्य अगर मैं किसी भी एलिमेंट्स को चेक करता हूं वो सॉलिड फेस में पाया जाता है। अभी बात एक आएगी डेंसिटी, डेंसिटी भी मैटर करता है, घनत्व तो किसका कम होगा किसका अधिक होगा।
तो भैया क्योंकि नेक्स्ट मुझे कैरेक्टर जो बताना है वो डेंसिटी पर बेस्ड होना चाहिए, हम हेडिंग डाले देते हैं घनत्व। अच्छा, घनत्व को तो बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्या है ना, घनत्व क्या है, लिख लोगे लाइन में, आधी लाइन पे घनत्व आ जाएगा, लिखना अगर चाहेंगे तो आधी लाइन पे घनत्व आ जाएगा, समझना चाहेंगे वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बेटा घनत्व का फॉर्मूला किसी व्यक्ति को पता है आप में से? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे बहुत सही। अच्छा, आयतन का तो मैं समझ गया, मतलब इसका अर्थ क्या है, अगर किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान फिक्स रहता है, ऐसी सिचुएशन पर आयतन के बढ़ने पर घनत्व तो क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन अगर आयतन में चेंज ना हो और द्रव्यमान केवल बढ़े तो फिर घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हम लोग अपने एटम्स में चेक करने वाले हैं कि किस एटम का घनत्व कम होगा, किस एटम का घनत्व ज्यादा होगा। अभी ध्यान से देख करके बताना बेटा इसको। इसमें त्रिज्या कम थी, अगर त्रिज्या कम थी, वैल्यू यहां आर की रखोगे तो आयतन कम आएगा, नीचे की ओर आते चले गए, लगातार रेडियस क्या होती चली गई, बढ़ती गई, और क्योंकि त्रिज्या बढ़ती चली गई, अगर रेडियस की वैल्यू रखोगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ध्यान दो। तो इस परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन तभी अदर हैंड पर मैं इस बात को भी चेक करता हूं कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ रही है। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 थी, 16 हो गई, 34 हो गई, 52 हो गई, 48 हो गई, सॉरी 84 हो गई। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ेगी। अगर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान भी तो वृद्धि करेगा। अब दूसरा चीज, आयतन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। बेटा ऊपर से नीचे आने पर आयतन तो बढ़ ही रहा था, उस हिसाब से घनत्व तो कम हो रहा था, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमान भी तो बढ़ रहा है, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो फिर घनत्व तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कर जाएगा। अब हम इस जगह बड़ी टेंशन में हैं। क्या है इस टेंशन में कि सर जी आयतन बढ़ रहा है, उस हिसाब से घनत्व तो कम होना चाहिए, द्रव्यमान बढ़ रहा है, उस हिसाब से घनत्व तो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, तो वास्तविकता में होता यह है, ध्यान दो इसको, आयतन के बढ़ने से घनत्व कम हो जाना चाहिए था, द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं आयतन और द्रव्यमान दोनों को एक साथ चेक करता हूं तो मुझे यह बात पता चलती है कि आयतन में जो वृद्धि है वो कम है, आयतन में वृद्धि थोड़ी 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 हो रही है, जबकि द्रव्यमान में वृद्धि कैसी हो रही, अधिक। आयतन का अनुपात धीमी गति से बढ़ रहा है और द्रव्यमान का अनुपात तीव्र गति से बढ़ रहा है। अभी तो हम कौन सा समझें, तो बेटा मैटर वो काम करेगा जिसमें से वृद्धि कैसी है, तीव्र गति से है। फिर आयतन वाला मैटर करता, लेकिन आयतन में वृद्धि का रेशियो कैसा है, कम है, तो फिर आयतन उतना मैटर नहीं कर पाता है जितना मैटर कौन करता है, द्रव्यमान। तो क्योंकि द्रव्यमान उस समय फिर मैटर ज्यादा करता है, क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि जो है वो बहुत तेजी से, कैसे तेजी से, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 8 से 16 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 8, जस्ट अगले पर आए कितने की वृद्धि हो गई, 18 की। तो द्रव्यमान पहले 8 बार बढ़ा था, 8 यूनिट द्रव्यमान बढ़ा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने द्रव्यमान में बढ़ोतरी देखी 18, ये तो मेरे ख्याल से दुगने से भी ज्यादा वृद्धि हो गई। तो द्रव्यमान का जो रेशियो है वो बहुत तेज बढ़ रहा है। मैं क्या सोचता हूं, हालांकि ये तो परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान तो अभी मैंने लिखा नहीं, द्रव्यमान तो इससे भी डबल होगा। तो द्रव्यमान का रेशियो बहुत तीव्रता से बढ़ता है आयतन के अपेक्षा, और क्योंकि द्रव्यमान का रेशियो बढ़ता है तो फिर आयतन का रेशियो उस समय मैटर नहीं करेगा। मैटर कौन करेगा, केवल द्रव्यमान जो तीव्रता से बढ़ रहा है, और द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो फिर घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोगों को लिख भी लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए, लिखते हैं इसको इधर, इस परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर
तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान आयतन की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। द्रव्यमान आयतन की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। अतः द्रव्यमान और आयतन के अनुपात में द्रव्यमान को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। द्रव्यमान को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। अतः घनत्व बढ़ेगा। अतः घनत्व बढ़ेगा। तो बेटा मैंने डेंसिटी के बेसिस पर ये सारी चीजें आपको लिखवा दी हैं। आयतन को भी बताया, घन, और मैंने द्रव्यमान को भी चेक किया। तो आयतन बढ़ता है, घनत्व को कम करेगा, लेकिन क्योंकि द्रव्यमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है, आयतन का मैटर नहीं रहेगा। फिर वो मैटर मेनली डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा द्रव्यमान पर। तो एक काम कर लेते हैं, इन गुणों को नोट करते हैं, फिर इसी परिवार के एलिमेंट्स के अन्य गुणों को पढ़ते हैं। अगले आर्टिकल को पढ़ेंगे इसी परिवार के सदस्यों में से कि आयनन विभव का परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले तो आयनन विभव होता क्या है? आयनन विभव में होता क्या है, मैं एक काम कर देता हूं, इधर कुछ बनाते हैं। इधर अगर ऑक्सीजन को मैं बनाऊं तो नाभिक, नाभिक के चारों ओर की 2 कक्षाएं, सल्फर को बनाए तो नाभिक और उसके चारों ओर की 3 कक्षाएं, सेलेनियम को बनाए तो नाभिक और उसके चारों ओर की कितनी कक्षाएं? 4 कक्षाएं। होता क्या है, जनरली यहां नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाते हैं, नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी क्या होती, इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी बढ़ जाती है। अभी ध्यान देने वाली बात एक है, अगर बीच की दूरी ज्यादा होगी तो अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल कैसा हो जाएगा? कम। क्योंकि यहां बीच की दूरी कम है, आकर्षण बल अधिक है। मैंने डबल एरो से दिखाया आकर्षण बल को। और क्योंकि यहां बीच की दूरी बहुत कम है, आकर्षण बल अत्यधिक होगा। नॉर्मल मैटर पे तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप तुरंत एक बात बता डालोगे, सर जी एक चीज अगर इसको देखें, ऊपर से नीचे अगर आने की ओर देखें, क्योंकि परमाणु का आकार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी कक्षा के त्रिज्या, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल कैसा रहेगा? कम। अगर अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल कम है तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सोचने वाली बात है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो क्योंकि इधर अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल थोड़ा सा अधिक है, आपको बाहर भी एनर्जी कैसी लगानी पड़ेगी? देनी पड़ेगी अधिक। और मैं अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं तो बेटा मुझे यहां काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी होगी, तभी आप इलेक्ट्रॉन को यहां से कहां निकाल सकते हो? बाहर। एक नॉर्मल सी चीज बन जाती है क्या? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं के आकार में वृद्धि होती है, नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, अतः इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आप आसानी से इलेक्ट्रॉनों को बाहर कम निकाल सकते हो। अतः आयनन विभव का मान कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम। तो पहले इस बात को लिखेंगे, फिर इसकी कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की नाइट्रोजन फैमिली से। वो कंपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अपने यहाँ काफी अधिक। पहले तो इसकी बात बताएंगे। तो देखो बेटा, वही चीज जो हम लोगों ने वहां समझी अभी
क्या बताएंगे, लिखेंगे कि इस परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, अतः नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी लगातार बढ़ने लगती है। लगातार बढ़ने लगती है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा में ही परमाणु से बाहर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अतः ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन विभव के मान घटता है या के मान घटते हैं या कम हो जाते हैं। ये तो इस फैमिली के कैरेक्टर की विषय में हो गया कि इस फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव में क्या चेंज होता है। लेकिन कभी कभी क्या कर लेते हैं हम लोगों के यहाँ, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, बेटा वर्ग 15वें को देखा जाए तो वो नाइट्रोजन फैमिली थी, वर्ग 16वें को देखा जाए तो वो ऑक्सीजन फैमिली है। अगर मैं आवर्त सारणी में इन दोनों में से चेक करता हूं, बातों को पढ़ते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आपको पहले 15वां वर्ग मिलेगा और बाद में मिलेगा 16वां वर्ग। नाइट्रोजन फैमिली पहले, ऑक्सीजन फैमिली इसके बाद में। अगर मैं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, आप देखोगे दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नाइट्रोजन का नाभिक है और उसके चारों ओर 2 क्लासें बनी हुई है।
और अगर मैं ऑक्सीजन को भी चेक करता हूं तो इसमें नाभिक और इसके चारों भी क्लासें कितनी बनी हुई है, 2। अब प्रॉब्लम इस बात की है, अगर हमें नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट के आयनन विभव को ऑक्सीजन फैमिली के आयनन तत्वों के आयनन विभव से कंपेयर करना होगा। प्रॉब्लम इस बात की है, अब क्योंकि एटम का साइज तो मुझे समान समझ में आ रहा है, अब हम ये कैसे बताएं कि इनमें से किस तत्व का आयनन विभव अधिक होना है और किस परिवार के तत्वों का आयनन विभव अधिक होगा, कम होगा, अधिक होगा, किसका क्या रहेगा, उस पर चर्चा करते हैं। देखो कैसे बात पढ़ते हैं इसको। अगर दो एलिमेंट्स में समान कक्षा तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाता था तो परमाणु का आकार का निर्धारण करने के लिए एक नियम था आपके पास। क्या नियम था कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम क्लासेस तक हों तो कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार बड़ा और अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार छोटा होगा। देखो नियम के हिसाब से कम इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, नाइट्रोजन फैमिली वाले पर, अधिक इलेक्ट्रॉन किस पर होंगे, ऑक्सीजन फैमिली पर। तो कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार बड़ा, नाइट्रोजन फैमिली के परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, और ऑक्सीजन फैमिली में क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ज्यादा हैं इसके परमाणु का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा। फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि ये आया कैसे, दोबारा से इस बात को। अगर कभी दो एलिमेंट आपको ऐसे मिल जाएं या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे मिल जाएं आपको जिनमें कक्षाओं की संख्या सेम हो, नंबर ऑफ क्लासेस इन देयर एटम, अगर दोनों के सेम मिलने लगे आपको, तो फिर उन परमाणुओं के आकार का निर्धारण कैसे किया जाए। साधारण सा नियम, क्लासेस सेम होने की दशा में कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार बड़ा और अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार छोटा। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका 8, दोनों में दो दो कक्षाएं, मुझे वो नियम लगाने का मौका मिल गया। कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार बड़ा, 7 थे इलेक्ट्रॉन, 8, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार छोटा। अब जैसे ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट को कंपेयर करें और जल्दी से ये बात हमको देख करके बताएं कि किसका आयनन विभव कम होगा और किसका आयनन विभव अधिक होगा। आकार पर मैटर करता है ना। जो बच्चे होशियार हैं उनके दिमाग में तुरंत आ गया, क्या आ गई बात कि सर जी यहां नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी कैसी है, अधिक है, और यहां नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी कम है। यहां अंदर की ओर कम आकर्षण बल लगेगा और यहां अंदर की ओर अधिक आकर्षण बल लगेगा। और उनके दिमाग में एक बात आ रही, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा खर्च हो जाएगी और यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि इस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अधिक ऊर्जा खर्च होगी। आप इसका आयनन विभव कैसा कर दोगे, अधिक, और नाइट्रोजन का आयनन विभव कैसा कर दोगे, कम। आप सभी लोग इसी बात पर एग्री हो जाओगे, नाइट्रोजन का आयनन विभव कम, बिकॉज साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर सकता है। ऑक्सीजन के एटम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज नहीं करेगा, आयनन विभव अधिक रहेगा। लेकिन बेटा यहां पर यह रूल वर्क नहीं करता है। और कभी आपके दिमाग में ऐसा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फैमिली में ये वर्क करेगा रूल, तो बेटा आप बिल्कुल दिमाग में इस बात को निकाल दें कि नाइट्रोजन फैमिली पर ये रूल वर्क करेगा ना। कब वर्क नहीं करेगा, जब कंपेयर नाइट्रोजन की फैमिली में और ऑक्सीजन की फैमिली पर होगा। अन्य किन्हीं दो फैमिली पर कंपेयर होगा तो काम करता रहेगा। इस पर क्या काम करेगा, इस पर सर जी ऐसा काम क्यों नहीं किया, तो उस पर काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उस पर रूल दूसरा लगता है। कैसा रूल लगता है उसको चेक करते हैं। देखो ध्यान से देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p3। बेटा जस्ट ऑक्सीजन को बगल में बना लेते हैं, 8 1s2 2s2 2p4। अभी क्या करेंगे, 1s वाले इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल पे भर के चेक करेंगे। बेटा 1s के इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा एक उल्टा। बेटा 2s को भर के चेक करेंगे, एक सीधा एक उल्टा। 2p में तो ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, भर लेते हैं इसको, भर लिया। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1s को,
बेटा 2s को भरने की कोशिश करोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, सीधा और उल्टा। 2p को भरने की कोशिश करोगे 3 ऑर्बिटल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 और 4। कायदे से देखो फिर से, हम लोगों के दिमाग में क्या था, ऑक्सीजन का आयनिक विभव कैसा होना चाहिए, अधिक, और नाइट्रोजन का आयनिक विभव कैसा होना चाहिए, कम था। लेकिन जब मैंने इस अरेंजमेंट को देखा, इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, अरेंजमेंट को देखा, मैंने क्या देखा, नाइट्रोजन अपने 2p का अरेंजमेंट सिंगल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रखे, अर्धपूरित कक्ष जिसको कहते हैं, क्योंकि ये अर्धपूरित कक्ष है, सब में सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। मैंने बताया था 2 कंडीशन स्टेबल होती हैं, पहली कंडीशन का फुल फिल्ड, और या फिर दूसरी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो ये कौन सी है, फुल फिल्ड है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है? तो ये टिकाऊ है, और विज्ञान की भाषा में ये कैसा है, स्थायी। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट रख रहा है ये। अच्छा, इसमें से जरा चेक करते हैं, क्या इसके पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड अरेंजमेंट है? नहीं है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड अरेंजमेंट इसने बिगाड़ रखा है, ये ना होता एग्जैक्टली हाफ फील्ड अरेंजमेंट थी। क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड अरेंजमेंट नहीं है, हम ऐसी अरेंजमेंट को क्या नाम दे देते हैं, अस्थाई। अभी सोचो, अगर ये अस्थाई है तो इससे इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से निकालकर इसे स्थायी बनाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से त्याग देगा और ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। अब इसकी बात आई, ये स्थायी है। अगर कोई पहले से स्थायी है तो वो उसका अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करने वाला नहीं, तो इससे इलेक्ट्रॉन तो एक तो निकलेगा नहीं शीघ्रता से, और निकलेगा भी तो काफी हाई एनर्जी देने के बाद। तो बेटा ये उसमें से रूल वर्क नहीं कर पाएगा। ये मैंने इतना पूरा डिटेल में क्यों बताया, रीजन था कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों का दिमाग क्या चलता है, जनरल। जब भी कोई क्वेश्चन आया, हम लोगों ने जनरली उस क्वेश्चन को निपटा दिया, कैसे, जो सर जी ने नियम पढ़ाया है। लेकिन हुआ क्या, कभी कभी स्थितियां या परिस्थितियां ऐसी भी आ गई बीच में, जब वो हमारा जनरल जो रूल था वो वर्क नहीं करता है। तो बेटा ये वो कंडीशन थी जहां पर जनरल रूल वर्क नहीं करता। आपको सर जी इसको क्यों बताया, तो क्योंकि बेटा जनरल रूल जहां वर्क नहीं करता, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने जबरदस्ती जानबूझ के यहां पर डाल दिया कि कम से कम आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर आदमी भूल जाता है। उस समय एग्जाम में आया, हमको पता ही नहीं था, ध्यान नहीं था। कम से कम अब आपको याद बना रहेगा इसको, तो आप इसको ध्यान से अपना देख लोगे। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे इसको लिख देते हैं, नहीं समझ गए? पूछेगा क्यों अधिक है, तो उसको रीजन सही लिखेंगे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, स्थायी है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा लगेगी, आयनन विभव अधिक रहेगा। और उसमें से क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है, स्थायी नहीं है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, आयनन विभव कम होगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिखने के बाद यहां देखो, ये अलग आर्टिकल था, इस पर नीचे से लिखेंगे यहां नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था एग्जैक्टली हाफ फील्ड थी, अतः यह स्थायी है। जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन व्यवस्था एग्जैक्टली हाफ फील्ड ना होने के कारण अस्थाई है। यही कारण है कि
नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन की अपेक्षा उच्च होता है। आयनन विभव ऑक्सीजन की अपेक्षा उच्च होता है। तो इसको बेटा ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे कभी आयनन विभव का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली पढ़ ही रहे थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वहां रख दिया, बाकी मेरा कोई अर्थ नहीं था। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, जिस प्रकार से नाइट्रोजन फैमिली का पहला सदस्य नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन का पहला सदस्य ऑक्सीजन है, इन पर क्वेश्चन बनकर आता है। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा सदस्य फास्फोरस है और ऑक्सीजन की फैमिली का दूसरा सदस्य सल्फर है, तो फास्फोरस और सल्फर पर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन बनकर के आता है। तो उस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से हल करना है। लेकिन जो मैंने देखा है ज्यादातर आप पर क्वेश्चन कहां पर आएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो उसको ढंग से तैयार रखेंगे, काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे आगे की चीजों को।